तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा 100%। ठीक है, और आपका टारगेट अगर 2022 बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस है तो इस वीडियो आपको देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, ऐसा वीडियो आज तक आपने नहीं देखा होगा। अगर मैथ में अगर पास होना चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चैलेंज है, मेरा खुला चैलेंज आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, 100% गारंटी के साथ दे रहा हूँ। ठीक है, कि अगर पेपर तक अगर मुझे आपने फॉलो कर दिया, पेपर तक अगर आपने मुझे फॉलो कर दिया, और किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराता हूँ, किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, जैसे मैथ, अगर मैथ में आप 90 प्लस लाना चाहते हैं तो अगर आज से ही अगर मैथ में मेरे साथ अगर आप जुड़ गए और डेली वीडियो मैथ की आएगी, अगर डेली वीडियो देखते हैं और उन क्वेश्चनों को नोट करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है फेल होने से। गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, मेरी गारंटी है। आपको कोई खुला चैलेंज नहीं करेगा यूट्यूब पे, पूरे यूट्यूब की बात कर रहा हूँ मैं, आपको खुला चैलेंज मैं कर रहा हूँ कि अगर आप हमारे साथ जुड़िए पेपर तक, अगर 90% नहीं आते हैं तो फिर इसके बाद जो भी आपको कहना होगा कमेंट बॉक्स में आप कह सकते हैं। ठीक है, आपको खुला चैलेंज है, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। और इस वीडियो में देखिए हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न और 5 अति लघुत्तरीय प्रश्न और 3 लघुत्तरीय प्रश्न और 2 दीर्घोत्तरीय प्रश्न। इतना सारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो में आपको मिलेगा। डेली आपको ऐसे वीडियो देखने को मिलेगा मैथ के, और हर एक सब्जेक्ट को देखने को मिलेगा। ठीक है, और ऐसा मैं आपको बताऊंगा कि आपको कोई उतना बढ़िया से समझाया नहीं होगा आज तक। ठीक है, हर एक अक्षर, एक एक पॉइंट आपको मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिए। बस 2 बात आपको याद रखना है, लाइक कर देना है और प्यारे विद्यार्थियों आपको शेयर कर देना है। इसके बाद पूरी गारंटी मेरी आपको हर एक चीज़ समझाने की। ठीक है, चलिए हमारे प्रश्न जो भी बताऊँगा 100% लड़ेंगे एग्जाम में। तो जैसे पहला आप देखने, हम बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे सबसे ज़्यादा। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, और पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या है वो प्रश्न पहला, और मैं भी रफ कार्य के लिए भी चीज लिया हूँ, आपको अच्छे तरीके से सॉल्व करके बताने वाला हूँ। अब हमसे प्रश्न ये क्या है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या है। अब देखिए प्रश्न हमसे बोला है कि एक वृत्त का परिमाप और उसी वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, तो वृत्त की त्रिज्या। तो सिंपल अब हमको करना है क्या है कि एक वृत्त का परिमाप, और सबको मालूम है कि वृत्त का जो परिमाप होता है वो होता है 2πr, बात खत्म। वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। यही संख्यात्मक रूप से दोनों क्या है, बराबर हैं। तो बराबर है तो सिंपल, पाई से पाई कैंसिल, 1r से 1r कैंसिल, इधर बच गया r, अब बराबर इधर बच गया 2, और r को ही हम कहते हैं त्रिज्या। हमसे पूछा क्या है कि तो वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या 2 हो गया, 2 मात्रक। यूनिट कुछ नहीं दिया है, मीटर में सेंटीमीटर में नहीं दिया तो हम उसको हम मात्रक लिखते हैं। ठीक है, तो r बराबर क्या गया 2 मात्रक। सिंपल, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। अब बताइए कोई दिक्कत हुआ है, 1% भी, 1% दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, वीडियो शुरू से लेकर लास्ट देखिए, जितना मजा आ जाएगा आप लोगों को, इंटरेस्ट आपको हो जाएगा मैथ में। ठीक है, मैं हूं तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहला प्रश्न क्लियर हो गया ना आसान से। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रश्न यह है कि गोले की त्रिज्या r तथा बेलन के आधार की जो त्रिज्या है तथा ऊंचाई r तथा 2r है, बेलन तथा गोले के आयतन का अनुपात है। देखिए बेलन तथा गोले का आयतन का अनुपात पूछा है और गोले की त्रिज्या r दे चुका है, और बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई r तथा 2r दिया हुआ है। ठीक है, तो बेलन तथा गोले का आयतन पूछा ना, और उनके अनुपात पूछा, बेलन तथा गोले के आयतनों का अनुपात। तो देखिए बेलन तथा गोले के आयतन का अनुपात, तो सबसे पहले हम लिखेंगे बेलन का आयतन। अनुपात का मतलब क्या होता है, पहले बेलन का आयतन लिखेंगे, बेलन का आयतन, आयतन, और बटे में क्या लिखेंगे, गोले का आयतन। ये अनुपात निकल गया। ठीक है, यही अनुपात हमसे पूछा है। ठीक है, गोले का आयतन। तो सबसे पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए, तभी हल हो पाएगा। ठीक है, तो बेले का आयतन बटे में गोले का आयतन, तभी अनुपात निकलेगा। और तो सबको मालूम है कि बेलन का आयतन क्या होता है। ठीक है, तो बेलन का आयतन क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो बेलन का आयतन होता है πr²h। क्या होता है πr²h, और बटे में गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 πr³ होता है। क्या होता है 4/3 πr³ होता है। तो सिंपल
चलिए अब यहाँ पे लिखा है कि गोले की त्रिज्या r तथा बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई r तथा 2r है। तो देखिए यहाँ पे जो मेन बात है बेलन पे ध्यान देना है। बेलन की जो त्रिज्या है वो तो r है, लेकिन ऊंचाई उसका 2r है। ठीक है, तो यहाँ देखिए बेलन का जो आयतन है इसको पाई r स्क्वायर और ऊंचाई का इसका h, तो h की जगह हम लिखेंगे 2r क्योंकि ऊंचाई इसका 2r है, तो h की जगह लिख देंगे 2r। फिर बटे में यहाँ पे 4/3 और पाई r क्यूब, इसका तो सही है क्योंकि गोले की त्रिज्या r है तो यहाँ पे r ही है। अब हमको करना क्या है, r3 से एक r स्क्वायर एक r कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और क्या बच जाएगा, एक पाई से पाई बच जाएगा कैंसिल। अब क्या करेंगे, 2 दूनी के 4, तो ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया 2/3। अब 3 को भेज देंगे ऊपर तो हो जाएगा 3/2। क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो देखिए 3/2 दिया है यहाँ पे ऑप्शन में, कोई ऑप्शन मिल रहा है तो 3/2 ऑप्शन डी। देखिए ऑप्शन डी मिल रहा ना, ये हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि पहले बेलन तथा गोले का, तो पहले बेलन का फिर गोले का पूछा है, तो 3 समझते 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया ना प्रश्न नंबर दूसरा। कोई डाउट, आराम से पढ़िए ना, कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली क्या बात है, आराम से पढ़िए, आराम से नोट्स बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट वीडियो मिलेगी हर एक चीज़ क्लियर होते हुआ। ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए प्रश्न नंबर तीसरा क्या है कि शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा शांत दशमलव होगा। ठीक है, 124/164, 131/30, 227/625, 625/464। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए सबका अलग अलग निकालना पड़ेगा। सबको मालूम है कि शांत क्या होता है, सबको मालूम है, एक कंसेप्ट में बता देता हूँ, इसके बाद आप लोग चेक कर लीजिएगा क्या होता है। शांत का मतलब ये होता है कि शांत कब होगा, शांत तब होगा कि जब हम कोई भी परिमेय संख्या लिखते हैं, कोई भी भिन्न p बटे q के रूप में लिखते हैं, तो q हमारा क्या होता है, हर। अगर हर का मैं अभाज्य गुणनखंड करूं और अभाज्य गुणनखंड करने पे अगर वह 2 पे पावर n गुणे 5 पे पावर m के रूप का हो गया, 2 पे पावर n गुणे 5 पे पावर m का रूप हो जाए, या तो सिर्फ 2 पे पावर n का रूप का हो जाए, या तो सिर्फ 5 पे पावर m का रूप का हो जाए, तभी वह क्या कहलाएगा, शांत। अन्यथा क्या कहलाएगा, वह अशांत कहलाएगा। ठीक है, तो सबके हर का, सभी के जितने हर हैं सबको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। अगर उसका हर इस रूप का मिल जाएगा तब हम कहेंगे शांत, अन्यथा क्या कहेंगे, अशांत कहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा एक एक करके चेक करूंगा तो समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं आंसर बता दिया हूँ। ठीक है, और चेक करके दिखा भी देता हूँ इसको। जैसे हर यहाँ पे 625 है, अब 625 का हमें लेना है एलसीएम, तो लेंगे तो 5 से कटाएंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी के 10 और 50 25, फिर 5 से कटाएंगे तो 5 दूनी के 10, 50 25, फिर 5 से कटाएंगे तो 50 25 और फिर 5 से कटाएंगे तो कट जाएगा। मतलब 1 2 3 4, मतलब इसमें 625 को क्या लिख सकता हूँ, 5 पे पावर 5। अब 5 पे पावर 5 का मतलब कि 5 पे पावर m के रूप का हो गया कि नहीं, तो बिल्कुल, इसलिए क्या हुआ, शांत है। तो देखिए इस प्रकार शांत का एक कंसेप्ट चलता है। अगर पूछेगा कि शांत है या अशांत, तो शांत के लिए क्या करना पड़ेगा, वो हर जो है हर को लेकर अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दीजिए। अगर वो 2 पे पावर n गुणे 5 पे पावर m के रूप का हो जाए, या तो सिर्फ 2 पे पावर n का रूप का हो जाए, या तो 5 पे पावर m का रूप का हो जाए, तो शांत। अन्यथा इसके अलावा कोई भी आ जाएगा तो क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये आपका प्रश्न नंबर तीसरा है। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि यदि 1/x² + 5 = 1/9 है तो x का मान होगा। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी। क्या है कि 1 दे रखा है हमको x² + 5 बराबर क्या दे रखा है, 1/9। तो x² + 5 को गुणा 1 में कर देंगे तो x² + 5 आ जाएगा, बराबर 9 को गुणा 1 में कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे x² बराबर 9 और +5 उधर जाएगा तो -5, और x² बराबर क्या हो जाएगा, 9 में से 5 गया तो 4। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ग, तो x बराबर, यह वर्ग है उधर भेज दूंगा तो किस में हो जाएगा, वर्गमूल। और वर्गमूल हमेशा प्लस और माइनस में निकलता है, तो x बराबर +-4 का वर्गमूल 2। तो देखिए x का वैल्यू क्या आ गया, +-2। देखिए दिया हुआ है तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान है तो k का मान होगा। देखिए, जब भी द्विघात समीकरण के मूल समान है और k का वैल्यू पूछेगा तो द्विघात समीकरण के मूल समान होने का मतलब यह है कि जो विविधकर है d बराबर क्या होता है b² - 4ac, यही आपका विविधकर है। तो विविधकर क्या हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। जब विविधकर 0 के बराबर होता है तभी मूल क्या होता है, समान होता है। तो हमसे वैल्यू k का वैल्यू पूछा है ना। पहले हम करेंगे कि जो आपका द्विघात समीकरण दिया है 3x² - के 6x और प्लस k = 0, इसको हम द्विघात समीकरण की इक्वेशन से, मतलब ax² + bx + c = 0, यही आपका द्विघात समीकरण का इक्वेशन होता है। इससे हम पहले a b c का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो देखिए, x² से x² कैंसिल तो a बराबर क्या आ गया 3, और x से x कैंसिल तो b बराबर क्या आ गया -6, और c बराबर क्या आ गया k। ठीक है, तो अब देखिए ए बी सी का वैल्यू निकल गया और मूल समान है। तो मूल समान होने का मतलब कि b² - 4ac किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो रख लीजिए वैल्यू b का वैल्यू क्या है -6, तो -6 का स्क्वायर -4 × a हमारे पास 3 और c हमारे पास क्या है k बराबर 0। -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 और -4 3 12 k बराबर 0 के। तो 36 बराबर -12 के उधर जाएगा तो +12 के, और 12 से कट जाएगा तो 12 3 36, तो 3 बराबर के बराबर मतलब क्या आ गया 3 आ गया। देखिए के बराबर 3 दिया है कहीं पे, ऑप्शन ए दिया है। जब ऑप्शन ए दिया है तो यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, बिल्कुल। देखिए कितना आसानी से क्लियर हो रहा है कि नहीं, तो सारा डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको प्रश्न नंबर यह 5वां क्लियर हो गया होगा। और प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 6 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है कि चित्र में, ये जो चित्र आप देख रहे हैं, चित्र में ए बी सी के आधार BC के समानांतर एक PQ रेखाखंड खींचा गया है, और यदि PQ संबंधे BC एक संबंधे 3 हो तो AP और PB का अनुपात होगा। तो सबको मालूम है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि एक त्रिभुज है और त्रिभुज के आधार के समानांतर एक रेखाखंड खींचा गया है। तो ये रेखाखंड त्रिभुज के अन्य सभी भुजाओं को, अन्य दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करता है थेल्स प्रमेय के अनुसार। थेल्स प्रमेय के अनुसार सबको मालूम है ना। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार हम क्या कर सकते हैं कि AP बटे में AP बटे में AB अनुपात होगा PQ बटे में BC के, क्योंकि जब त्रिभुज के आधार के समानांतर एक कोई रेखाखंड खींचा जाता है तो ये अन्य दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित कर देता है। मतलब सभी भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती। इसलिए हमने कहा कि AP बटे में AB और PQ बटे में BC, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे आपको PQ संबंधे BC, तो PQ संबंधे BC हमको दिया है 1 संबंधे 3, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ PQ बटे BC। तो PQ बटे BC क्या दिया है 1/3, मतलब PQ की वैल्यू 1 और BC की वैल्यू 3। तो हम लिखेंगे AP और बटे में AB बराबर, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं आराम से AP में 3 को गुणा होगा तो हो जाएगा 3AP अब बराबर, यहाँ पे AB का गुणा 1 में होगा तो हो जाएगा AB। अब देखिए AB को मैं क्या AP प्लस PB लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो 3AP बराबर क्या, AB को मैं क्या लिख दूंगा AP और धन PB लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो हो जाएगा 3AP प्लस AP इधर जाएगा तो माइनस के AP बराबर PB। तो 3AP में से एक AP चल जाएगा तो हो जाएगा 2AP बच जाएगा और बराबर PB। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कैसे हल करेंगे, तो बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पे काम करते हैं कि हो जाएगा AP, यहाँ कुछ नहीं तो एक गुणा छिपा है यहाँ पे, तो AP और बटे में PB को नीचे ला देंगे, क्योंकि गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, इधर एक गुणा में बच जाएगा, या 2 गुणा में तो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में। तो हमसे क्या पूछा था, यही तो पूछा था AP संबंधे किसका PB, तो AP संबंधे P बराबर 1 संबंधे 2, क्योंकि हमसे पूछा क्या था AP और PB का अनुपात, तो AP और PB का अनुपात 1 संबंधे 2 आ गया। देखिए कितना आसान है, दिया है कि नहीं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल है। तो मैथ बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस हमारे साथ अगर बने रहेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आराम से सारे क्वेश्चन आराम से करके चले आएंगे। चलिए प्रश्न नंबर 7वें की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7वां कितना आसान है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है कि बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी। अब 2 बिंदु दे दिया, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ रहा है। एक बिंदु है यह जिसका है निर्देशांक 5,0 और एक बिंदु यह है इसका निर्देशांक है -12,0।
इनके बीच की दूरी मान लेते हैं बिंदु ए है और इसको बिंदु बी है, और इसको मिलान और रेखाखंड के बीच की दूरी जिसे डी से डिनोट करते हैं, ये पूछ रहा है। ठीक है, सबको मालूम है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ अच्छे तरीके से ताकि आपको याद रहेगा बहुत अच्छे तरीके से। देखिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है, इसको याद कर लीजिएगा। फार्मूला याद रहेगा तभी हल कर पाएंगे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है। ठीक है, जैसे यह है 5, तो 5 यहाँ पे है आपका x1, यह है 0, तो यह है आपका x2, अरे x1, और यह है आपका y1, सॉरी x1 y1, और ये क्या है आपका x2, और ये क्या है y2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आराम से कर लीजिए, फार्मूला आपके पास है ही। x2 मतलब माइनस के 12, फिर बीच में माइनस लगा हुआ है, x1 मतलब 5, इसका क्या होल स्क्वायर, और प्लस y2 मतलब 0, और माइनस y1 मतलब भी 0, इसका होल स्क्वायर। तो हो जाएगा -12 और -5 क्या हो जाएगा, -17 का होल स्क्वायर। 0 में से 0 गया तो 0, एक हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका -17 का होल स्क्वायर क्या होता है 289, और प्लस 0 का स्क्वायर 0, तो जिसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 289। अब 289 का वर्गमूल क्या होता है 17 होता है, बात खत्म। तो डी बराबर क्या आ जाएगा 17 आ गया। देखिए दिया हुआ है ऑप्शन में कहीं, ऑप्शन नंबर डी 17। देखिए कितना सिंपल है, बस फार्मूला याद रहेगा तो आराम से इसे हल कर पाएंगे आप। तो प्रश्न नंबर 7वें का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 की तरफ, 7वां था ना, प्रश्न 8वां देखें। प्रश्न 8वां देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, ये वाला प्रश्न तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बस वैल्यू मालूम रहेगा तो आप इसे आसानी से हल कर पाएंगे। क्या है कि 2 10 30 अंश और बटे में दे रखा है आपका 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 अंश। कितना इजी है, वैल्यू मालूम है, कर लीजिए। 2 गुणे 10 30 अंश दिया, देखिए 10 30 अंश का वैल्यू कितना होता है 1/3 होता है, तो वो हो जाएगा आपका ऊपर 1/3 हो जाएगा, और पूरे के बटे में क्या दे रखा है 1 माइनस 10 30 अंश का स्क्वायर, तो 10 30 अंश का वैल्यू होता है 1/3, इसी का क्या कर देना आपको होल स्क्वायर कर देना। तो बराबर क्या हो जाएगा 2 को गुणा 1 में हो जाएगा तो हो जाएगा 2/3 में क्या हो जाएगा 3, बटे में 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, और करनी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, तो ऊपर तो हो गया आपका 2 करनी में 3, और नीचे हो गया 3 कम 3, 3 में से एक जाएगा तो 2/3, 2/3 नीचे आ गया, तो हो जाएगा 2/3 भाग में है, ये चीज़ें पूरा भाग है ना, तो गुणा में चेंज करेंगे तो ये 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ऊपर बच गया 3 और नीचे बच गया कड़ी में 3, और परिमेयकरण कर दीजिए, कड़ी में 3। परिमेयकरण इसलिए करते हैं क्योंकि नीचे आपका कड़ी में 3 मतलब हर आपका कड़ी में नहीं होना चाहिए, इसलिए परिमेयकरण करते हैं। तो ऊपर हो गया 3 कड़ी में 3, और नीचे हो गया कड़ी में 3 गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, बच गया आपका कड़ी में 3 बच गया। ठीक है, अब देखिए आंसर में ऑप्शन में क्या है कि cos 60 अंश, साइन 60 अंश दे रखा है, फिर टेन 60 अंश दे रखा है, इसके बाद आपका कॉट 30 अंश दे रखा है। तो बताइए किसका वैल्यू, तो सबको मालूम है कि टेन 60 अंश का वैल्यू करणी में 3 होता है, क्योंकि आंसर हमारा करणी में 3 आया है, तो टेन 60 अंश का ही वैल्यू क्या होता है आपका करणी में 3 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है देखिए टेन 60 अंश का वैल्यू करणी में 3 होगा, इसलिए ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्या, ऑप्शन सी राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए, प्रश्न नंबर 9 क्या वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए प्रश्न नंबर 9 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, हाइट एंड डिस्टेंस है कि एक मीनार की चोटी का जो उन्नयन कोण है उस मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर 40 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से देखने पर 45 अंश से मीनार की ऊंचाई होगी। देखिए प्रश्न यह है कि जैसे ये आपका धरती है, धरती पे एक मीनार खड़ी है, क्या है मीनार। अब इस मीनार से क्षैतिज रेखा में कोई एक बिंदु है, और इस बिंदु से इसकी दूरी कितनी है 40 मीटर, कितना मीटर में दिया ना 40 मीटर है। अब इस बिंदु से इस मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री है 45 डिग्री है। तो इस मीनार की हाइट पूछ रहा है, किस मीनार की हाइट क्या हो गया, तो सिंपल हाइट पूछा है, तो देखिए हमारे पास क्या है एक लंब और एक क्या है आधार, और लंब बटे आधार क्या होता है 10, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 और थीटा का वैल्यू क्या है 45, और बराबर लंब हमारे पास h और आधार कितना हमारे पास 40, 10 45 का वैल्यू होता है 1,
तो 1 बराबर एच बटे 40, 40 गुणा 1 में होगा तो 40 बराबर एच, तो एच बराबर 40 मीटर आ गया। यही हाइट तो हमसे पूछा था मीनार की हाइट, तो मीनार की हाइट क्या हो गया 40। ऑप्शन में लग रहा है कहीं 40 मीटर। देखिए ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिक हो गया। देखिए कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन आराम से करके आ जाएंगे हमारे साथ, बस बोर्ड एग्जाम तक बने रहिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैथ में 90 से कोई नीचे आपको रोक नहीं सकता है। ठीक है, ये वादा है हमारा। बस हाँ, डेली वीडियो आएगा तो डेली देखना पड़ेगा आपको, नोट्स बनाते रहिए, उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहिए, चले जाइए एग्जाम में। तो प्रश्न नंबर 9 क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 10वां देख लेंगे, फिर देखिए अति लघु उत्तरीय देखेंगे। मतलब बहुत सारा क्वेश्चन लेकर आए हम आप लोगों के लिए। कह रहा है कि वृत्त पर स्थित बिंदु से वृत्त पर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा तथा संगत त्रिज्या के बीच कोण होता है। कह रहा है कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा तथा संगत त्रिज्या के बीच कोण होता है। कह रहा है कि मान लीजिए कि ये आपका वृत्त है और ये आपका केंद्र है। वृत्त पर स्थित कोई बिंदु है और इस बिंदु से हम क्या करेंगे, एक स्पर्श रेखा खींच दें। तो यह स्पर्श रेखा और इस बिंदु से इस त्रिज्या के बीच कोण क्या होता है। तो देखिए हमेशा याद रखिएगा कि एक बिंदु से स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच जो कोण होता है वो हमेशा समकोण होता है। समकोण मतलब हमेशा वो 90 अंश का कोण बनाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए, क्योंकि हमसे बोला है कि वृत्त पर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा तथा संगत त्रिज्या, उसी के संगत त्रिज्या के बीच कोण क्या होगा, तो हमेशा समकोण होता है, 90 अंश का होता है। ठीक है, यहाँ तक डाउट किसी को है? बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे अति लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, और पहला देखिए, पहला ही है, उसे सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से पूरा आपको एक एक पॉइंट समझ में आने वाला है। ठीक है, इसमें भी जैसे बहुविकल्पीय हम समझ में आया है उसी तरह आपको अति लघु उत्तरीय भी समझ में आने वाला है। प्रश्न है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं 96 और 404 का मसा ज्ञात कीजिए और फिर इसका लसा ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि उसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूट जाएगा। तो उस तरह आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़कर 96 और 404 का आपको पहले मसा ज्ञात करना है, फिर तब जाके इसका लसा ज्ञात करना है। ठीक है, ये कंडीशन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम 96 जो लिखा है 96 का हम लेंगे लसा। तो 96 का लसा ले लेते हैं। तो 2 से कटाएंगे तो 2 चौको 8 और 2 8 16। फिर 2 से कटाएंगे 2 दूनी के 4, 2 चौको 8, 24 बार में कट गया। 2 से कटाएंगे तो 2 कम 2, 2 दूनी 4, 12 बार में। 2 से कटाएंगे तो 6 बार में। 2 से कटाएंगे तो 3 बार में और 3 से कटाएंगे तो 1 बार में। इसी तरह 404 है। 404 का लेंगे तो 2 से कटाएंगे 2 दूनी के 4, फिर 0 2 दूनी के 4, फिर 2 से कटाएंगे तो 1 कम 2 कम 2, फिर 2 कम 2, फिर आपका 101 से कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 96 जो है 96 को हमने तोड़ दिया है। देखिए 1 2 3 4 5, तो इसे मैं लिख दूंगा 2 पे पावर 5 गुणे 3 कितना, एक बार, तो 3 पे पावर 1। इसी तरह 404 यहाँ पे दिया हुआ है 404, तो अब इसको क्या लिख दूंगा 2 पे पावर 2 गुणे 101 पे पावर क्या लिख दूंगा 1 लिख दूंगा। ठीक है, अब इसका हमें लेना है एलसीएम। तो देखिए एलसीएम में क्या होता है कि एलसीएम में सभी अभाज्य गुणनखंड संख्या लेते हैं। जितने भी अभाज्य संख्या होता है सबको लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी घात लेते हैं। जैसे 2 है तो 2 को ले लूँगा, गुणे 3 है तो 3 को ले लूँगा, 101 है तो 101 को ले लूँगा। सभी अभाज्य संख्या को ले लिया, जितना भी टूटा था। लेने के बाद सबसे बड़ी घात 2 पे सबसे बड़ी घात किसका है 5 का, तो 2 पे पावर 5 ले लूँगा। ठीक है, फिर 3 पे सबसे बड़ी घात 1 है तो 3 पे पावर 1 ले लूँगा। 101 पे पावर भी 1 है तो 1 ले लूँगा। ठीक है, इस तरह लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया कि आपका दिया है 2 पे 5, तो 2 पे 5 का मतलब कि 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 16 दूनी के 32। 2 पे पावर 5 का मतलब कि 32 और गुणे 3 पे पावर 1 मतलब 3 और 101 पे पावर मतलब कि 101। ठीक है, और 32 और 3 तो यहाँ गुणा करेंगे 3 दूनी के 6 और 3 तो लिख लो 96 गुणे 101, मतलब 96 गुणा 101 में करेंगे तो कितना आएगा। तो 96 गुणा 101 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 96 96, क्योंकि 96 गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पे 96, फिर 96 गुणा 1 में 96 96 96 आएगा। ये क्या आ गया इसका, तो ये इसका है एलसीएम आ गया। तो एलसीएम में सभी संख्या लेते हैं लेकिन सबसे बड़ी घात लेते हैं। अब एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ बहुत सिंपल है। एचसीएफ में उसी संख्या को लेंगे जो आपका कॉमन मिलेगा, उभयनिष्ठ होगा। तो सब में कौन सा उभयनिष्ठ मिल रहा है, तो सब में 2 मिल रहा है, तो 2 मिल रहा है तो 2, लेकिन सबसे छोटी घात लेते हैं। तो 2 की सबसे छोटी घात क्या है 2 पे पावर 2, क्योंकि 2 पे पावर 5 तो सबसे बड़ी घात है, तो 2 पे पावर 2 ही सबसे छोटी घात है, तो वो ले लेंगे। तो 2 दूनी के 4, तो 4 इसका एचसीएफ निकल गया और 96 9996 क्या निकल गया, इसका एलसीएम निकल गया। कितना सिंपल है, देख रहे हैं। बिल्कुल, आई होप आपको 10 बहुविकल्पी अच्छे से समझ में आया होगा।
कोई भी डाउट नहीं होगा। तो वो विकल्पीय दृष्टि समझ आने के बाद भी आपको पहला अति लघु उत्तरीय भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना सब कुछ? बताइए, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, ये आपको दूसरा प्रश्न दिख रहा है, कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत आसान तरीके से आपको बताने वाला हूँ, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। क्या है, कह रहा है कि के किस मान के लिए युगपत समीकरण हो 3x + y = 1 तथा 2x - 1 फिर के प्लस के माइनस वाई के माइनस 1y = 2k + 1 का कोई हल नहीं है। कह रहा है कि कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं होने का मतलब आपको समीकरण पढ़ाया ही हूँ चैप्टर वाइज। कोई हल नहीं होने का मतलब ये चीज होता है कि समांतर रेखा, क्या दोनों रेखाएं क्या जाएंगी, समांतर जाएंगी। और उसका स्ट्रक्चर होता है कि a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन वो बराबर नहीं होता है c1/c2 के। ठीक है, यह कंडीशन होता है कि जब रेखाएं आपका समांतर जाती हैं उसमें कोई हल नहीं निकलता है। तो सिंपल से पहले दोनों समीकरणों को लिख के हम a1 b1 c1 की वैल्यू, a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर आराम से हो जाएगा। पहला समीकरण दिया आपका 3x + y = 1, ये दे रखा है। ठीक है, तो ये लिखेंगे 3x + y और प्लस 1 इधर जाएगा तो -1 = 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से, ये पहला है तो a1x + b1y और प्लस c1 = 0, इससे तुलना करेंगे तो x कैंसिल, तो a1 बराबर क्या आ जाएगा 3 और y से y कैंसिल, तो y के आगे एक छिपा हुआ है तो b1 = 1 और c1 बराबर आपका -1 हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका पहला का समीकरण निकल गया। ठीक है, इसका पहले का। और दूसरा हमको क्या दे रखा है इस वाले में, ये तो पहला क्लियर हो गया ना। अब देखिए दूसरा को यहाँ लिखते हैं। दूसरा हमको दिया है 2k - k 1 फिर x + k - 1 और क्या y। ये आपका उधर प्लस में इधर आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस में, -k 2k + 1 बराबर क्या बचेगा 0। अब ये दूसरा समीकरण है तो इसे लिखेंगे a2x और प्लस b2y और प्लस c2 = 0। अब इससे तुलना करेंगे तो x कैंसिल, तो a2 बराबर क्या आ जाएगा 2k - k आ गया। इसी तरह इस y से y कैंसिल, तो b2 बराबर क्या आ गया k - k आ गया। इसी तरह c2 बराबर क्या आ गया, ये वाला -k कोष्टक में है 2k + k 1, आगे आपका माइनस लगा हुआ है। ठीक है, अब सब निकल गया आपका। कोई हल नहीं है, कोई हल ना होने का प्रतिबंध यही होता है a1, तो a1 की वैल्यू कितना है 3/a2 की वैल्यू कितना है 2k - k 1 बराबर b1 की वैल्यू 1 और b2 की वैल्यू कितना है k - 1। और ये तो बराबर नहीं है, तो सिर्फ इसी से इतना सही आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये बराबर नहीं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। ये दोनों बराबर, इसी से वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 3 को गुणा के में होगा तो 3k - 3 को गुणा में होगा तो 3 बराबर 2k - 1 को गुणा होगा तो इतना ही होगा 2k - k 1। ये हो जाएगा 3k + 2k इधर आएगा तो -k 2k बराबर -k 1 और -k 3 उधर जाएगा तो +k 3, 3k - 2k k बराबर और माइनस प्लस क्या होता है प्लस में, बड़े में से छोटा कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 3 में से 1 जाएगा तो 2, अब बड़ा का चिन्ह लगेगा k बराबर 2। k की वैल्यू क्या आ गया 2। देखिए दिया हुआ है क्या ऑप्शन में, तो अरे ऑप्शन थोड़ी है, ये तो आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना। तो के बराबर क्या आ जाएगा 2 और यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि के का वैल्यू पूछा था तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। तो ये बताइए समझ में आया ना आप लोगों को, कोई दिक्कत है 1% आपको दिक्कत नहीं होगी, ये गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं ना। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न नंबर तीसरा। देखिए कितना आसान है, कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब दो संख्याओं का अंतर 26 है तो जाहिर सी बात है एक संख्या x होगी दूसरी संख्या y होगी। एक संख्या को आप x मान लीजिए दूसरी को y, आपको लिखना है, ठीक है लिख लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ अपने सिस्टम से लिख लीजिएगा। माना पहली संख्या x दूसरी संख्या y है, ठीक है। और सबसे बात है कि एक बड़ी संख्या तो एक छोटी संख्या, मान लेता हूँ कि x बड़ी है किससे y से बड़ी है। तो कह रहा दो संख्याओं का अंतर, तो बड़ी में से अगर छोटी को घटाऊंगा तभी तो अंतर मालूम चलेगा। तो x - y बराबर कितना दे रखा है 26 दे रखा है। और कह रहा है कि और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है 3 गुनी है, मतलब एक संख्या जो x है वो दूसरी संख्या y की कितनी गुनी है 3 गुनी है। तो y बराबर क्या हो जाएगा 3y। अभी यही y बराबर 3, इसको समीकरण नंबर पहला मान लीजिए, इसको समीकरण नंबर दूसरा मान लीजिए, और यही y की वैल्यू इसमें रख दीजिए पहला में, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा कि समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान, समीकरण किस में रख लीजिएगा एक में रख लीजिए, एक में
रखने पर। ये तो आराम से आप लोग अपने घर पे भी लिख सकते हैं रखने पर, समझिए बस। रखने पर रखेंगे तो यहाँ पे x है, तो x की जगह क्या रखेंगे 3y, फिर माइनस के y बराबर के क्या हो जाएगा 26। 3y में से y गया तो 2y बराबर 26, कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर क्या आ गया 13। जब y की वैल्यू 13 गया तो यह y की वैल्यू किसी भी इसमें रख लीजिए दूसरा में, तो y बराबर 3 का 13 का मान, y बराबर 13 का मान समीकरण किस में रखने पे, समीकरण दूसरा में रखने पे, दूसरा में रखो तो दूसरा आपके पास क्या है x, x बराबर क्या है आपका 3y, तो x बराबर 3 गुणे y की वैल्यू क्या है 13, तो x बराबर क्या है 13 3 39, बात खत्म। तो एक संख्या 39 आ गया, दूसरा संख्या 13। देखिए एक संख्या दूसरे का कितना गुना है आपका 3 गुना है। तो देखिए कितना आसान है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो देखिए यही सब तो प्रश्न है, आराम से समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा छोटा है। समीकरण इतना का व्युत्कर ज्ञात किया, व्युत्कर अभी हमने डिस्कस किया है। व्युत्कर होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यही तो होता है। तो आराम से यहाँ पे देखिए, यहाँ से a बराबर क्या निकल जाएगा 3, b बराबर क्या निकल जाएगा माइनस के 4, c बराबर निकल जाएगा माइनस के 6। ये तो आराम से निकाल लेंगे तुलना करके। और यहाँ पर रख लीजिए b का मतलब क्या माइनस के 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का वैल्यू कितना है 3, और c का वैल्यू क्या है माइनस के 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। माइनस 4 का 16, फिर माइनस माइनस प्लस 4 3 12, और 12 चक 72 बराबर कितना आ जाएगा, अरे 0 क्या लिख रहा हूँ भाई, व्युत्कर पूछा ना, तो व्युत्कर तो यही होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 72 तो 6 2 8 और 7 1 8, कितना आ गया 88 आ गया, कितना आ गया 88 आ गया। तो यही आ गया डी बराबर कितना आ गया 88 आ गया, बात खत्म। डी बराबर क्या आ गया 88 आ गया। ये जो जब मूल समान होता है तब ना 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये 88 आ गया, देखिए कितना सिंपल है। व्युत्कर पूछेगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यही होता है। और द्विघात समीकरण इक्वेशन से आप ए बी सी के वैल्यू ज्ञात करके रख दीजिए, तो देखिए डी बराबर 88 आ गया। तो यह 5 प्रश्न आपका अति लघुत्तरीय का कंप्लीट हो गया, ठीक है। देखिए कोई भी डाउट को हुआ है आप लोगों को, कोई भी डाउट थोड़ा सा भी आपको दिक्कत लगा है, कोई भी नहीं। तो अब हम बढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण आप लोगों को लघुत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। देखिए लघुत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखिए 3 हम बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा एमपी है। चलिए उसको देखिए। चलिए देखिए पहला प्रश्न सॉल्व करके दिखाता हूँ आप लोगों को कि यदि अल्फ़ा, देखिए अल्फ़ा इस तरह आपके एग्जाम में अल्फ़ा ऐसे बना रहेगा ए आई से, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, यह दोनों सेम है। तो यदि अल्फ़ा और बीटा समीकरण इतना के मूल हैं, कह रहा है कि अल्फ़ा और बीटा जो है वो इस समीकरण जो दिया हुआ है आपको 2x स्क्वायर माइनस के 3x और प्लस 5 बराबर 0, इसके यह दोनों क्या है मूल हैं। तो कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए, क्या है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा और प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा, इसका वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसमें बीटा इसमें अल्फ़ा, क्या मैं अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लूँ, तो अल्फ़ा बीटा कॉमन लूँगा तो इसमें क्या बचेगा सिर्फ अल्फ़ा और प्लस इसमें क्या बचेगा बीटा। तो एक चीज़ नोटिस कीजिए कि हमें वैल्यू किसका निकालना है इसका, और इसका निकालने के लिए देखिए यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब कि जो दोनों मूल दिया है इन दोनों मूलों का गुणनफल दिया है, एक बार इन दोनों मूलों का योगफल दिया है। तो गुणनफल और योगफल निकालना आप जानते ही हैं, ठीक है। कैसे, तो चलिए बताता हूँ कैसे निकालेंगे। तो देखिए मूलों का योग, और सूत्र भी यहाँ पे क्वेश्चन भी बनता है, इसको याद कर लीजिएगा। मूलों का योग, मूलों का योग फॉर्मूला का, मूला का योग मतलब क्या अल्फा और धन क्या बीटा, इन दोनों मूलों का अगर योग निकालना होगा तो मूलों का योग होता है आपका कि माइनस आगे लगा देते हैं यक्स का गुणांक, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, यक्स का गुणांक और बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक, यह होता है मूलों का योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला। तो देखिए माइनस माइनस लगा देंगे यक्स का गुणांक, तो देखिए इसमें यक्स का गुणांक क्या है आपका, यक्स का गुणांक है माइनस का 3, तो हो जाएगा माइनस के 3, और बटे में यक्स स्क्वायर गुणांक, यक्स गुणांक क्या है 2, तो हो जाएगा 2, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 3/2, मूलों का योगफल क्या आ गया 2। एक बार हम मूलों का गुणनफल निकाल देते हैं, इसलिए लिखेंगे इसलिए मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, ये भी फार्मूला क्वेश्चन आता है तो ये भी याद होना चाहिए आपको। मूला गुणनफल मतलब कि अल्फा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, क्या होता है अचर पद, अचर पद और बटे में मतलब कोई जिसमें जो भी चर ना हो सिर्फ वो क्या कहलाएगा अचर पद, और बटे में वही होता है यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद मतलब क्या 5, अचर पद क्या है इसमें 5, और बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब 2,
5/2, ठीक है। तो मूलों का गुणनफल 5/2, मूलों का योगफल 3/2। इसलिए हम वैल्यू जो पूछा है अल्फा इंटू बीटा, और ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। इसको नोट कर लीजिएगा, इसके बाद ये लिखिएगा। तो अल्फा इंटू बीटा कितना है आपका 5/2, और गुणे अल्फा प्लस बीटा कितना है 3/2। तो गुणा होगा तो 5 दें 15, 2 दूनी के 4, 15 क्या आ जाएगा 4। ये हो जाएगा राइट आंसर। बात खत्म। तो देखिए कितना सिंपल है, आराम से सब कुछ आपको समझ में आ ही रहा है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको क्लियर हो गया ना आप लोगों को ये प्रश्न नंबर क्या था आप लोगों का, पहला, क्लियर। चलिए अब प्रश्न नंबर दूसरा है कि सिद्ध कीजिए कि 2 + कर्ण में 3 एक अपरिमेय संख्या। मतलब बहुत ही ज़्यादा इजी सवाल है आपका कि सिद्ध कीजिए कि 2 + कर्ण में 3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए मैं पेज ले लेता हूँ, इस पर आपको सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए कितना ईजी होता है। सिद्ध कीजिए कि 2 + कर्ण में 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए यहाँ पे हल देख लेते हैं। तो हल में हमेशा इसका विपरीत मानना है। अगर ये अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए दिया है तो हम इसको मानेंगे परिमेय। तो लिखेंगे कि माना 2 + कर्ण में जो 3 है वो क्या है आपका, एक परिमेय संख्या है। एक क्या है, परिमेय संख्या। जस्ट उसका उल्टा मानना है आप लोगों को, परिमेय संख्या है। जब आपने 2 + कर्ण में 3 को परिमेय संख्या आपने मान लिया, तो क्या मैं 2 + कर्ण में जो 3 है उसको a/b के रूप में कर सकता हूँ, क्योंकि a/b के रूप में ये क्या होता है आपका, परिमेय संख्या होता है, ठीक है। जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं, क्या होता है, परिमेय संख्या। और यहाँ लिख लीजिएगा, और कंडीशन इसका होता है कि जहाँ a और b जो है, a और b क्या है, सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या मतलब होता है जिसका HCF 1 आए, उसी को सअभाज्य संख्या बोलते हैं। तो जहाँ a और b सअभाज्य संख्या है, यहाँ तक किसी को क्लियर, सबको क्लियर हो गया होगा, किसी को क्या, सबको क्लियर। तो चलिए लिखते हैं, और b जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है। भी कंडीशन रख लीजिए, जो हर होता है 0 के बराबर नहीं होता है, ये परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि 2 + कर्ण में 3 परिमेय है, तो a/b के बराबर होवे करेगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं। अगर मैं कर्ण में 3 की बात करूँ, सिर्फ कर्ण में 3 की, तो बराबर क्या हो जाएगा, a/b, और प्लस के 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण में 3 बराबर, यहाँ कुछ नहीं तो 1, एलसीएम क्या हो जाएगा, b से b कैंसिल, तो a -1 का भाग b में देंगे तो b को गुणा 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2b हो जाएगा, ठीक है। तो कर्ण में 3 बराबर a - 2b बटे क्या हो गया, b। इसलिए सबको मालूम है कि a और b पूर्णांक है। a और b क्या है, पूर्णांक है। a और b क्या है, पूर्णांक, इंटीजर है। a और b क्या है, पूर्णांक है। तब a और b पूर्णांक है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि दो पूर्णांक को घटाते हैं तो आपका क्या आता है, पूर्णांक आता है। लेकिन एक पूर्णांक को और दूसरे पूर्णांक से भाग देंगे तो हमेशा परिमेय संख्या आता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे कि a - 2b और बटे में क्या b एक परिमेय संख्या है। एक क्या है, परिमेय संख्या है। एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो अगर यह परिमेय संख्या हो गया तो जाहिर सी बात है कि कर्ण में 3 भी क्या होगा, परिमेय संख्या, जो कि इसी के बराबर है। तो लिखेंगे कि a - 2b बटे b क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, अर्थात यहाँ पे लिखेंगे अर्थात कर्ण में 3, अर्थात कर्ण में 3 एक परिमेय संख्या है। कर्ण में 3 एक क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। परंतु यहाँ विरोधाभास है, लिखेंगे यहाँ पे कि परंतु यहाँ विरोधाभास है। परंतु यहाँ लिख लीजिएगा, यहाँ पे परंतु यहाँ विरोधाभास है। परंतु यहाँ विरोधाभास है कि कर्ण में 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। कर्ण में 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। सही बात है कि नहीं, बिल्कुल। तो कर्ण में 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो अतः हम कह सकते हैं कि 2 + कर्ण में 3 भी, 2 + कर्ण में 3 भी जो है एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो देखिए बस हल हो गया। तो कितना छोटा सा आया, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। ये तो एग्जाम में आना तय है आप लोगों का आएगा। तो देखिए आराम से हल हो गया, कितना छोटा में हल हो गया, बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए यह प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न थोड़ा बहुत ही अच्छा है। चलिए देख लेते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। देखिए प्रश्न नंबर तीसरा क्या है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। देखिए जो समीकरण आपको दिया है, ऐसा प्रश्न बनना तय है, फिक्स है। इसे रैखिक समीकरण युग्म में बदल कर हल करना है, ठीक है। प्रश्न बहुत ज़्यादा लाजवाब है, ठीक है। इस प्रकार का प्रश्न एक ठे बनेगा जरूर आपको।
दिया है आपको कि 15/x-y और प्लस 22/x+y बराबर दे रखा है 5। ये तो पहला समीकरण हुआ। दूसरा 40/x-y प्लस 55/x+y और बराबर क्या दे रखा है 13। और कह रहा है कि जो x का वैल्यू आएगा वो 0 नहीं आना चाहिए और y का वैल्यू भी 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल देखिए यहाँ पे कितना आसान तरीके से हम लोग इसको लगा लेंगे। इसे समीकरण नंबर पहला मान लीजिए और इसे समीकरण नंबर दूसरा मान लीजिए। क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और देखिए 15, यहाँ 15 के आगे एक तो छिपा होता है, तो यहाँ से 1/x-y, इसी तरह यहाँ पे भी एक छिपा होता है, यहाँ पे x/x+y। इसको अलग अलग कोई वैल्यू में आप मान सकते हैं। जैसे आप लिखेंगे कि माना 1/x-y बराबर हम मान लेते हैं u, तथा इसका वैल्यू जो है आपका 1/x+y जो है इसके बराबर मान लेते हैं आपका v। तो इसके बराबर u, इसका वैल्यू v मान लिया। ठीक है, अब यही 1/x-y का वैल्यू यहाँ पे रख देना है। समीकरण पहला में रखेंगे तो 15 और 1/x-y का वैल्यू u है, तो 15 में u का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 15u और प्लस के ये क्या हो जाएगा आपका 22v बराबर क्या आ जाएगा 5। ये समीकरण नंबर क्या है आपका तीसरा। और ये वैल्यू इसमें रखेंगे तो 40, यहाँ पे भी तो एक छिपा होगा और यहाँ पे भी एक छिपा होगा, तो 40 और इसका वैल्यू यू रख देंगे तो 40u और प्लस 55, इसका वैल्यू भी रख देंगे तो 55 भी अब बराबर 13। इसको समीकरण नंबर क्या मान लीजिए 4 मान लीजिए, बात खत्म। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए इसे हल कर देते हैं। देखिए हल कैसे होगा, यहाँ पे अगर ध्यान दिया जाए तो कैसे इसे हल करेंगे। यह समीकरण तीसरा है, समीकरण चौथा है। तो हल करने के लिए हमें करना पड़ेगा यहाँ पे कि अगर यहाँ 5 का गुणा कर दूँ तो 22 5 110 हो जाएगा, और यहाँ 55 है तो यहाँ पे 2 का गुणा कर दूंगा तो ये आपका क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा और हल हो जाएगा। तो लिखेंगे कि समीकरण तीन में 5 से तथा समीकरण 4 में 2 से गुणा करने पे ताकि सवाल आसान तरीके से हल हो जाए गुणा करने पे। अब गुणा करना है तो चलिए कर लेते हैं। इसमें अगर 5 से आप गुणा कर रहे हैं समीकरण 3 में तो 5 5 75 और प्लस 110 भी, ठीक है 75u होगा, यहाँ पे u लिखिएगा 75u प्लस 110 भी बराबर क्या हो जाएगा 5। मतलब इसको ऐसे लिख लीजिए 75u प्लस 110 भी बराबर 5। ये समीकरण नंबर क्या निकल जाएगा चौथा के बाद पाँचवा, समीकरण नंबर 5वां हो गया। ठीक है, और इसमें आप कितना गुणा करेंगे 2, इसमें अगर 2 का गुणा करेंगे तो 40 दूना के 80u और प्लस 55 दूना के 110 भी बराबर 13 दूनी के 26। ठीक है, अच्छा 5 गुणा किए तो इसमें भी होना 5 5 25, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 5 25, यहाँ 25 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 75u और प्लस 110 भी बराबर के 25, सब में गुणा होगा ना, तो ये समीकरण नंबर 5। और यहाँ पे 80u और प्लस 110 भी बराबर 26, समीकरण नंबर 6वां। दोनों प्लस में है तो इसलिए लिखेंगे क्या करने पे घटाने पे, क्योंकि दोनों प्लस में है तो चिन्ह चेंज होगा तभी तो कटेगा। क्या लिखेंगे घटाने पे, तो ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। तो देखिए ये आपका माइनस 110 प्लस 110 कैंसिल, ये आपका 80u और 75u, लेकिन यह माइनस में है तो 80 में से 75 जाएगा तो क्या बचेगा 5u, लेकिन अब चिन्ह बड़े वाला लगेगा बराबर प्लस 26 माइनस 26 प्लस 25 माइनस 26, सॉरी ये है तो 26 में से 25 जाएगा तो 1 और चिन्ह लगेगा बड़े वाला का, तो माइनस माइनस कैंसिल, u बराबर क्या जाएगा 1/5। अब u बराबर 1/5 आ गया, तो अब u का वैल्यू किसी भी समीकरण में रख लीजिए तो लिखेंगे u बराबर 1/5 का मान, u बराबर 1/5 का मान समीकरण तीसरा में रखने पे, किस में रखने पे तीसरा में, समीकरण तीसरा पे रखने पे। और समीकरण तीसरा आपका क्या है कि 15u और प्लस 22 भी बराबर कितना है 5। इसी में आपका u का वैल्यू रखना है, तो 15 गुणे u का वैल्यू आ गया तो u का वैल्यू क्या रखेंगे 1/5 और प्लस 22 भी बराबर 5, तो 5 3 15 क्या हो जाएगा 3 प्लस 22 भी बराबर 5, तो 22 भी बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 3, क्यों प्लस उधर जाएगा तो माइनस 3 बचेगा, तो 22 भी बराबर कितना बच गया आपका 2।
तो यहाँ से v बराबर क्या हो जाएगा 2 बटे कितना 11, तो 2/22, तो काटा देंगे तो v बराबर क्या 2 कम 2, और ये 2 कम 2, 2 कम 2, 11 बराबर कट जाएगा। तो v बराबर क्या आ गया 1/11 आ गया। तो v बराबर क्या आ गया 1/11, किसी को डाउट। और u बराबर क्या हो गया 1/5। अब u और v का वैल्यू हमें रख देना है किस में, यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। कहाँ पर रख देंगे, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ से वैल्यू निकल जाएगा आपका। तो यह आपका दिया है, यहाँ पे लिख देता हूँ 1/x - y बराबर क्या दे रखा है u, और इधर दिया है 1/x + y बराबर भी, यहाँ वैल्यू रख दीजिए अब इन दोनों का। तो 1/x - y बराबर u का वैल्यू कितना है 1/5, तो 1/5। इसी तरह 1/x + y बराबर v की वैल्यू 1/11, तो 1/11। तो x - y गुणा 1 में होगा तो हो जाएगा x - y बराबर 5 गुणा 1 में होगा तो 5। इसी तरह यहाँ पे x + y गुणा 1 में होगा तो x + y बराबर 11 गुणा 1 में होगा तो 11, ठीक है। अब इससे समीकरण अलग अलग मान लीजिए, 6 तक हो गया था, इससे 7वां और इससे 8वां मान लीजिए। देखिए ये भी माइनस में, ये भी प्लस में, तो क्या हो जाएगा जोड़ने पे, तो लिख लीजिए कि समीकरण 7 व समीकरण 8 को क्या करने पर जोड़ने पे, 8 को जोड़ने पे, ठीक है। तो चलिए जोड़ते हैं, देखिए कितना आ रहा है। तो चलिए जोड़ लेते हैं, दूसरा पेज ले लेता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका x - y बराबर 5 और एक दिया है x + y बराबर 11। जोड़ देते हैं क्योंकि यह समीकरण 7वां है, यह समीकरण 8वां है, तो ये दोनों कट जाएगा। x मिल के 2x बराबर 11 और 5 मिल के 16, काट दीजिए। x बराबर क्या आ गया 8। जब x बराबर 8 आ गया तो ये इसी 8 का वैल्यू इसी समीकरण में किसी में रख दीजिए। तो अब देखिए x बराबर 8 का मान, x बराबर 8 का मान समीकरण किसी में भी रख लीजिए, समीकरण 7 में रखने पे, समीकरण 7 में रखने पे, समीकरण 7 आपका है x - y बराबर 5, तो x हम रखेंगे 8 - y बराबर 5, तो 8 + 5 इधर आएगा तो -5 बराबर -y उधर जाएगा तो +y, 8 में से 5 गया तो 3 बराबर y। तो देखिए y बराबर 3 और x बराबर क्या आ गया 8 आ गया, यही क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देख रहे हैं ना क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एमपी है, ठीक है। इसको इग्नोर तो बिल्कुल नहीं करना आप लोगों को। चलिए इन सभी को हटाता हूँ और आई होप आपको यह प्रश्न क्लियर हो गया वाला, ये वाला क्लियर है, मतलब तीनों आपको लघु उत्तरी, आपको तीनों प्रश्न क्लियर हो गया है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 2 महत्वपूर्ण आप लोगों को दीर्घ उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न बात करने वाले हैं, चलिए इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 6 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है और ये प्रश्न बहुत ज़्यादा एमपी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कह रहा है कि एक आयताकार पार्क की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है, ठीक है। यदि पार्क का क्षेत्रफल 240 मीटर वर्ग है तो पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए यदि एक आयताकार पार्क है, मैं बना लेता हूँ, एक आयताकार पार्क है और इस जो कार पार्क है, जो इसकी लंबाई है ना उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। अगर चौड़ाई को अगर मैं x मान लेता हूँ तो लंबाई ऑटोमेटिक जो होगा x + 8 हो जाएगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। और इसका एरिया, जो एरिया है इसका ये वाला, इसका क्षेत्रफल आगे से दे चुका है कितना 240 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो हमसे पूछा है कि इस पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा थोड़ा सा कि माना आयताकार पार्क की लंबाई, माना आयताकार पार्क, पहले चौड़ाई मानिए, माना आयताकार पार्क की चौड़ाई, क्योंकि चौड़ाई मानेंगे तो ऑटोमेटिक लंबाई निकल जाएगा। चौड़ाई को हमने x मीटर मान लिया, तो जैसे x मीटर माना तो लिखेंगे आयताकार, इसलिए आयताकार पार्क की जो लंबाई होगा वो x + 8 हो जाएगा, क्योंकि उससे 8 मीटर क्या है अधिक है। और इसका क्षेत्रफल यहाँ लिख लीजिएगा, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दिया इसका 240 मीटर स्क्वायर। सबको मालूम है कि आयताकार पार्क का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना दे रखा है 240 मीटर स्क्वायर, ठीक है। लंबाई कितना हमारे पास x + 8 और गुणे चौड़ाई कितना हमारे पास x, और बराबर क्या हो जाएगा 240। तो हल कर दीजिए, x में x गुणा होगा तो x² और प्लस 8x और बराबर 240। तो यहाँ पे हो जाएगा x² और प्लस 8x प्लस 240 इधर आएगा तो -240 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब तो ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण तो आराम से इससे सॉल्व कर पाएंगे। ऐसा फैक्टर करना है कि गुणा करने पे आपका -240 आ जाए, जोड़ने घटाने पे आपका 8 आ जाए, ठीक है। तो ऐसा कोई फैक्टर आपके दिमाग में चल रहा है तो बताइए हमें। तो 20 और 12, 20 और 12, क्योंकि 20 में से 12 जाएगा तो आपका 8 बच जाएगा, और
20 में 12 गुणा होगा तो -240 आएगा। कब? एक माइनस करना पड़ेगा तो इसको माइनस कर दीजिए छोटे वाले को, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और प्लस के 20x अब माइनस के 12x, क्योंकि 20 में से -12 जाएगा तभी तो प्लस 8x बचेगा, और माइनस के 240 बराबर 0। और यहाँ पेयर बना लीजिए, यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस कितना 20, और माइनस के यहाँ पे 12 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस माइनस प्लस 12 से भाग देंगे तो 20 बार में कट जाएगा बराबर 0। इसमें भी x प्लस 20, इसमें भी x प्लस 20, दोनों को कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 20 हमने कॉमन ले लिया, इधर बच गया x माइनस 12 बराबर 0। तो एक बार करना क्या है, एक बार x प्लस b बराबर क्या कर दीजिए 0, और एक बार x माइनस 12 बराबर क्या कर दीजिए 0। तो ये हो जाएगा x बराबर प्लस 20 उधर जाएगा तो माइनस b, तो माइनस में कोई चीज़ तो लेते नहीं है क्योंकि लंबाई आपका माइनस में थोड़ी होता है। ये हो जाएगा x बराबर -12 उधर जाएगा तो +12, तो x बराबर 12 आ गया। हमसे उसकी लंबाई चौड़ाई दोनों पूछा है, तो इसलिए लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए आयताकार पार्क की लंबाई ऐसे लिखेगा, इसलिए आयताकार पार्क की लंबाई को हमने क्या माना था x प्लस 8 मीटर, ये आपका क्या लंबाई था। तो x की वैल्यू कितना आ गया 12 + 8 कितना आ जाएगा 20 मीटर। तो इसकी क्या आ गया लंबाई, और चौड़ाई तो आसान है क्योंकि चौड़ाई को हमने x माना था, तो चौड़ाई हमारे पास क्या 12 ही रहने वाली। देखिए इससे 8 मीटर अधिक है कि नहीं लंबाई, बिल्कुल है, मतलब आंसर हमारा बिल्कुल सही है। तो देखिए कितना आसान था। आई होप आपको जो पहला प्रश्न है ये तो बहुत अच्छे तरीके से ही क्लियर हो गया होगा। पहला प्रश्न कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए दूसरा है, चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। दूसरा क्या है कि निर्धारित कीजिए कि द्विघात समीकरण 9x² + 7x - 2 = 0 के जो मूल हैं वो वास्तविक हैं। यदि ऐसा है तो मूलों को द्विघात सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे बात यह है कि मूल वास्तविक होने का मतलब ये चीज़ होता है कि जो विविधकर होता है d वो आपका बड़ा हो जाना चाहिए किससे 0 से। अगर 0 से बड़ा है विविधकर तो उस समय मूल जो होता है वास्तविक होता है। तो पहले हम सबसे पहले चेक करेंगे कि विविधकर 0 से बड़ा हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो उसको हम उस मूलों को ज्ञात करेंगे, वो भी द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र को ही बोलते हैं सीधा-4 का नियम। वो क्या होता है, तो होता है x बराबर माइनस के b और प्लस माइनस करड़ी में होता है आपका b² माइनस के 4ac और बटे के क्या होता है 2a। इसी नियम पे लिख के हमें इसके मूल ज्ञात करना होगा। सबसे पहले हम ये तो चेक करें कि मूल वास्तविक है कि नहीं, तो उसके लिए हमें व्युत्कर फार्मूला क्या होता है कि b² माइनस 4ac। इसके लिए हमें abc का वैल्यू चाहिए जो कि द्विघात समीकरण से निकलेगा। आपका दिया है 9x² और प्लस 7x और -2 बराबर 0। द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण का इक्वेशन क्या होता है ax² और प्लस के bx और प्लस के c बराबर क्या होता है 0। तो x² से x² कैंसिल, a बराबर क्या आ गया 9, x से x कैंसिल तो b बराबर क्या आ गया 7 और c बराबर क्या आ जाएगा -2। अब यहाँ पे पहले हम क्या चेक करेंगे इसके व्युत्कर। पहले व्युत्कर निकालते हैं। व्युत्कर है b² - 4ac, तो b हमारे पास क्या है यहाँ पे 7, तो 7 का स्क्वायर अब माइनस के 4 गुणे a हमारे पास 9, c है -2, तो 7 का क्या होता है 49 माइनस माइनस प्लस 9 चौको 36, 36 गुना के 72, तो 9 2 11 7 4 11 12, 100 कितना आ गया 121 आ गया, 121 आ गया। अब 121 जो है वो 0 से बड़ा है। देखिए 121 जो है 0 से बड़ा है, तो इसलिए मूल क्या है वास्तविक है, क्योंकि विविधकर 0 से बड़ा हो गया तो इसलिए मूल क्या है वास्तविक है। अब मूल अब वास्तविक है तब इन मूलों को ज्ञात करना पड़ेगा, वो भी इस फार्मूले से। तो चलिए आराम से लिखेंगे। इसलिए x बराबर माइनस b का वैल्यू कितना है 7 और प्लस माइनस में b² - 4ac जो कि अभी निकला है। b² - 4ac कितना निकला है 121, तो 121 लिख देंगे बटे में 2 गुणे a हमारे पास क्या है 9, तो ये आराम से हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा -7 और प्लस माइनस 111 का, अरे 121 का वर्गमूल क्या होता है 11, तो 11 हो जाएगा बटे 9 दूनी के 18। यहाँ पे प्लस माइनस एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस में, तो लिखें पॉजिटिव लेने पे अगर पॉजिटिव लूँगा तो यहाँ पे प्लस रहेगा, तो हो जाएगा x बराबर -7 और प्लस के 11 बटे में 18, तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 11 और -7 प्लस 11 -7 क्या हो जाएगा 4 बटे क्या हो जाएगा 18, 2 से काट दीजिए 2 दूनी के 4 दोनों 18, x बराबर क्या आ गया 2/9, x बराबर क्या आ गया 2/9 हो गया। ये तो पॉजिटिव लेने पे। आप क्या लेंगे निगेटिव लेने पे। निगेटिव लेने पे क्या होगा कि x बराबर माइनस के साथ यहाँ पे माइनस हो जाएगा -11/18, तो x बराबर -7 -11 -18 और बटे के 18, तो 18 18 कैंसिल, x बराबर -1, तो देखिए x बराबर -1 आ गया
और x बराबर 2/9 आ गया, यह इसका मूल्य आ गया, वो भी द्विघाती सूत्र से हमने लगा रखा। तो देखिए इस तरह यहाँ पे ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, 5 महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय, 3 लघु उत्तरीय, 2 दीर्घ उत्तरीय, अब क्या चाहिए बताइए। डेली आपको वीडियो मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरह अगर तैयारी करते हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोई आपको फेल नहीं कर सकता। ये प्रश्न बस तैयार करके चले जाइए, एग्जाम में आपको कोई रोक नहीं सकता है पास होने से। बिल्कुल 90 नंबर आपका आना तय है। बस मेरे प्यारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।